हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज जो हमारा वीडियो है वो मैथ्स यानी कि गणित का होने वाला है और ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 और अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उनको जाकर ज़रूर देख लेना। और देखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, तो यह वीडियो सभी के लिए बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर हम आर्मी में आए हुए प्रीवियस ईयर के 90% हमारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे, बट मैंने उनकी यहाँ पे रकम चेंज की हुई है ताकि आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन उसी रूप में मिल सके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 10 है और एक प्रश्न इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो ये आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, लास्ट में आपको होमवर्क का प्रश्न मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और आपको आंसर लगाना है और साथ में मेरे आंसर से मैच करना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। टोटल 10 प्रश्नों का ये हमारा टेस्ट होगा। और जो लोग नए हैं जिनको मैथ्स नहीं आता वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और इस सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिएगा, करते हैं इस प्रश्न को सोल्व। यहाँ पर मैंने लिख दिया पी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू। यदि क्यू 100 है, अब कुछ स्टूडेंट को ये होता है कि 100 क्यों मान रहे हैं। तो देखिए भाई, सारा खेल अगर प्रतिशत में होता है तो हम किसी संख्या को 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 से फिर प्रतिशत में कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो यदि क्यू 100 होगा तो पी तो भाई 40% कम है, तो पी कितना होगा, 60 होगा। 100 का 40% 40 कम कर देंगे तो 60 बचेगा, तो पी जो है वो 60 होगा। अगली लाइन में बोल रहा है कि क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो क्यू जो है वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, वैसे अधिक है 40। ठीक है जी। और P से बोला है तो P की वैल्यू नीचे जाएगी यहाँ पे 60 और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। क्या इतनी चीज़ सबको समझ में आई है। अब देखो भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे हमारा बच गया 200/3। और यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका बनेगा 66.66, जो कि आपके ऑप्शन डी में आंसर दिखाई दे रहा है। राइट, इसको सोल्व करने के बाद आपका 66.66% करेक्ट आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन डी सभी ने आंसर सही दिया है क्या। कुछ लोगों के आंसर ऑप्शन सी भी आ रहे हैं जो कि गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। और आज की क्विज़ जो है वो आपकी आर्मी के 90% जो क्वेश्चन है वो आपके आर्मी प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फटाफट सोल्व करो भाई। आपके सामने आ चुका है कि यदि मोनू 20 मीटर प्रति सेकंड से गति से कार चला रहा है तो 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे आपसे बोला है कितना टाइम लगेगा, और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखी है परंतु आपका आंसर घंटे में है और आपकी दूरी भी किलोमीटर में है, तो इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस हमको दे रखा है 936 किलोमीटर, दूरी स्पीड हमको दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, बट हमको घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 18/5 से भी गुना कर देंगे। क्या ये सबको समझ में आया। तो 5 नीचे ना रहकर 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। इतने स्टेप सबको कंप्लीट है ना। तो अब देखो, 5 चौके 20, राइट,
4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब 18 बचा है, 18 से कैंसिल कर दो भाई, यहाँ पे आएगा आपका 18 एकम 18, ठीक है। इसमें से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बच गया और इसका 4, 54, और 18 तिये कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 13 घंटे। तो क्या सबको समझ में आया है क्या? और जो लोग पुराने हैं, जो लोग आंसर दे रहे हैं, क्या उन्होंने सही आंसर दिया है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है इस तरह से कि एक वस्तु को 15% छूट देने के बाद 4,777 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो भाई देखो, अंकित मूल्य निकालने का सूत्र होता है, यानी कि एमपी निकालने का सूत्र होता है, ठीक है, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य गुणा 100, और भाग में आपका आएगा 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर 100 माइनस लॉस और डिस्काउंट, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट दिया यानी कि छूट दिया, तो हम इस वाले को लेंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको हम आज नहीं लेंगे। तो देखो, एसपी हमको कितना दे रखा है, 4777, इंटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, और नीचे 100 माइनस 15 होगा, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, क्योंकि 100 माइनस लॉस होता है और 100 माइनस डिस्काउंट होता है। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है क्या? तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 5 से कैंसिल करूँगा, 5 दूनी 10, ये 20 पे कैंसिल हो गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया 20 पर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 17, राइट। तो 17 से कैंसिल कीजिएगा इसको सब फटाफट। 17 दूनी कितना हो गया भाई, 34 हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे आपका बच गया 3, यहाँ पे बच गया 1, और हासिल का 7। तो 17 8 कितना होता है भाई, 17 8 होता है आपका 136, है ना, 17 एकम 17। तो ये मैं अपने हिसाब से मैंने भाग किया है, आपको काटना आता होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने के बाद 281 आ जाएगा। अब 281 का आपको 20 से गुणा करना है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 8 दूनी 16, 5620 रुपये। क्या ऑप्शन बी सभी का आंसर करेक्ट है क्या? और जो लोग नए हैं, क्या उनको ये क्वेश्चन समझ में आया है कैसे करना है? बस ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और आपको फॉर्मूला पुट करना है, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 5620 रुपये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको सीपी निकालने को बोल देता तो एमपी और सीपी का फॉर्मूला सेम होता है भाई, यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इफ़ u और v का अनुपात है 4:7 और v और w का अनुपात है 9:7, यदि u 72 है तो w का मान क्या होगा? फटाफट से आपको सोल्व करना है, जो लोग सोल्व कर रहे हैं कॉपी पेन लेकर, क्योंकि ये आपका टेस्ट हो रहा है 10 प्रश्नों का। तो मैं इसके सॉल्यूशन पर चलता हूँ। तो देखो, यहाँ पर u लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं v, और यहाँ पर हम लिख देते हैं w। u और v का अनुपात कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 4:7, है ना। नेक्स्ट बोला v और w का अनुपात 9:7 है, तो v के नीचे हम v लिखेंगे जो कि 9 दे रखा है, और w के नीचे हम w लिखेंगे 7। ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए ये सोल्व कैसे होता है, क्या आपको पता है? ये रेशो का जो क्वेश्चन है, रेशो और प्रोपोर्शनल सोल्व कैसे होता है? जो इसके सामने स्पेस खाली है, यहाँ पे आप इधर वाली रकम 9 लिख देंगे, यहाँ पर स्पेस खाली है तो यहाँ पे आप इधर वाली रकम 7 लिख देंगे, ठीक है भाई। अब इनको आपस में आपको गुणा कर देना है, तो ये आपकी रेशो सोल्व हो जाएगी। 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, 7 9 7 63 हो गया यहाँ पे, और 7 7 कितना हो गया भाई, 49 हो गया। तो ये आया क्या, ये u v और w की वैल्यू आई है 36 63 और 49। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला है, बट u जो है वो कितना है, 72 है, यानी कि यहाँ पे आपको 36 दे रखा है u,
और प्रश्न में आपको कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो 36 की वैल्यू 72 के बराबर हो गई। क्या इतना सबको समझ में आया है? कैंसिल करेंगे अब हम इसको। तो कैंसिल करने के बाद 36 से कम 36, 36 दूनी 72। एक की वैल्यू कितनी आई है भाई, 2 आई है। हमको बोला है W का मान, W की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 49 दे रखी है। यदि एक की वैल्यू 2 है तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे 98 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2 को 49 से गुणा करने के बाद आपका करेक्ट आंसर 98 आ रहा है। क्या सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है? और सभी को समझ में भी आया होगा, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और उससे पहले बोलूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और कल की जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की होने वाली है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे, आपकी प्रैक्टिस मैं करवाता चलूँगा। 5वां क्वेश्चन सोल्व करो कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला उसी समान कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यह दोनों मिल जाएं तो कार्यक्रम होने में कितना समय लगेगा? तो देखो भाई, यहाँ पर लिख देते हैं हम ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। ठीक है, जो लोग सोल्व कर रहे हैं वो फटाफट सोल्व करेंगे। अब ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। तो यदि हम इनका एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो टोटल वर्क होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखो भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया है ना, क्योंकि 24 6 पे भी कटेगा, 24 8 पे भी कटेगा, तो 24 इनका एलसीएम आ गया। अब देखो 6 चौके 24, 8 तिया 24, ये 4 और 3 जो है वो क्या है, इनकी क्षमता का अनुपात है। यानी कि 4 और 3 जो है ये इनकी कार्य करने की क्षमता है। समझ में आया सभी को? अब देखो, आपको बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। टोटल काम हमारा 24 है ना, तो यहाँ पर हमने 24 लिख ले लिया। दोनों की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है। 4 और 3 को हम जोड़ देंगे क्योंकि बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 24/7 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या ये आगे कैंसिल हो रहा है? कैंसिल नहीं हो रहा है। हमारा आंसर होगा 24/7, क्योंकि हमको पॉइंटों में आंसर नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए क्या सभी का सही है? यदि ऑप्शन ए आप सभी का सही है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ रहा होगा। 6 क्वेश्चन है, रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है, तो कुल दूरी ज्ञात करो। और ये प्रश्न आपके आर्मी क्लर्क में आया हुआ है, तो प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है और मैं आपको बताऊंगा आपको सॉल्व कैसे करना है आसान तरीके से। राइट, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। तो पहले हम पहला तरीका डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। आपको क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो टाइम होती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हमको दूरी निकालनी है, तो माना कि जो दूरी है वो क्या मैंने मान ली, डी मान ली, डी से डिस्टेंस, और ठीक है, तो मैंने माना दूरी डी। तो यहाँ पर देखो भाई, डी और जाते समय वो ले रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है ना, और वहीं वापस आते समय वही समान दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये क्या होता है, टाइम होता है। अभी मैंने आपको बताया है। और आने और जाने में, यानी कि इनको अगर मैं जोड़ दूंगा, टोटल उनको लग रहे हैं 9 घंटे, तो यहाँ पर 9 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया इतना स्टेप, है ना? अब देखो, इनका एलसीएम लोगे और आपका यहाँ से दूरी आ जाएगी। एलसीएम सबको लेना आता होगा, तो यहाँ पर मैं अपने तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे एक को गुणा करेंगे 20 से, डी आ जाएगा, 25 यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे 25 से डी आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 25 और 20 आपस में गुणा हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा। और यहाँ पे है आपका 9,
राइट। क्या इतना स्टेप सबको समझ में आया है? अब देखो, मैं यहीं पे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ये 500 जो है इधर जाके 900 में गुणा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर मैं गुणा 500 लिख लेता हूँ। तो ये 500 यहाँ से हमारा कट गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो 20D और 25D है, इनका जोड़ कितना होगा? 45D होगा, 45D होगा। तो मैं इसको सबको रफ कर देता हूँ क्योंकि हमको सबको वैल्यू याद हो गई है। तो देखो, 1 मिनट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो 20D और 25D को जोड़ने के बाद आपका 45D आया है और बराबर में कितना है आपका? 9 गुणा 500 है। यही था ना भाई, अभी सोल्व किया है। तो देखेंगे 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 से कैंसिल कर दो और यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपने देखा बेसिक से भी ये क्वेश्चन जो है वो उतना मुश्किल नहीं होता है, राइट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। फटाफट से आपको आंसर देना है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी? और ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में घूम फिर कर पूछे ही जाते हैं भाई। और जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वही तरीका आपको एग्ज़ाम में इम्प्लाई करना है। तो देखिएगा कि कोई धनराशि जो है वो 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में, जिसको हम x लिख लेंगे, स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये जो आपको दे रखी है वैल्यू, इसका आपको बेस जो है वो समान कर लेना है। जैसे इसको मैं समान करूँगा तो ये 5 की पावर 1 हो गया और इसका भी बेस जो है मैं वो 5 में ही रख लेता हूँ, तो ये 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है भाई, 5 की पावर 3 125। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है वो समान हो गया है, तो आपको इसको देखना है। अब देखो, इसको सोल्व करने का तरीका होता है, यदि आपको समय निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है न्यू वैल्यू मत लिखिए, आपको लिखिए न्यू पावर अपॉन ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम। क्या ये सभी को याद रहेगा? इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखिए मैं कैसे सोल्व करवाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं फटाफट से रफ कर देता हूँ। उम्मीद करूँगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो न्यू पावर है वो कितनी है हमारी? 3 आई है ना। 5 की पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 125 और 5 नहीं लिखना है। पुरानी पावर कितनी है हमारी? 1 है। तो यहाँ पे हम अपॉन में 1 लिखेंगे। और ओल्ड टाइम हमारा 3 वर्ष है ना, कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है आपका? 3 3 9 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा कि वह धनराशि 9 वर्ष में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। क्या यह तरीका आपको याद रहेगा? यदि आपके पास कोई और तरीका है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है कोई तरीका तो वो आप इस तरीके को अप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा सभी ने नोटबुक में नोट किया होगा और सभी ने आंसर सही भी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। फटाफट से आपको सोल्व करना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा उसका लाभ प्रतिशत 20 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। फटाफट से सोल्व कीजिएगा। तो देखिएगा ये आपको कैसे सोल्व करना है। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 220 है और फिर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि आप क्या करो, इसका 20% निकाल के इसमें और जोड़ दो, है ना। इसका 20% निकाल के इसमें और जोड़ दो, तो वो आपका विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि इसके ऊपर 20% का लाभ हुआ है और जो वैल्यू आपकी आएगी उसने उस पर बेच दिया है। समझ में आया? तो ऐसे करके इसको कर लो सोल्व। देखो मैं करवाता हूँ सोल्व कि 220 रुपये क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसका 20% निकालोगे, ठीक है, फिर जो आएगा उसमें आप 220 को जोड़ोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है अगर लाभ हो रहा है तो लाभ जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो आप इसको 120 लिख सकते हो सीधा, ठीक है। 100 प्लस 20 120। तो ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, आपको कुछ भी
बाद में जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया है? तो देखो भाई, 0 से 0 काट दो, ये 0 से आपकी ये 0 कट गई। अब 22 को आपको 12 से गुणा करना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 22 को हम 12 से गुणा करते हैं, 22 दूनी 44। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 264 रुपये। क्या सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है क्या? ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 9 देखिएगा फटाफट से कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21, 12 और 16 मीटर है। उसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है तो ये आपका घन बन जाता है, घनाभ बन जाता है, और ये आपका एक कमरा भी बन जाता है। तो यदि देखिए कि यदि एक घनाभ है, आप मानो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो छड़ी है वो कैसे होगी? वो आपकी विकर्णाकार अवस्था में होगी, तभी सबसे ज़्यादा हम रख सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे रखेंगे या फिर आप ऐसे रखेंगे तो भी उतनी लंबी नहीं होगी जितनी आप ऐसे डायगोनल यानी कि विकर्ण अवस्था में रखने पर होगी। तो यानी कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए घनाभ के विकर्ण का सूत्र चाहिए होता है। गॉट इट? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो घनाभ है आपका, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? वो होता है आपका लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई यानी कि b का स्क्वायर, ऊंचाई यानी कि h का स्क्वायर, और ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं यह आपकी अंडर रूट में होंगी। ये होता है आपके घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। तो देखिएगा L हमको कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है। उम्मीद करूँगा स्क्वायर सबको आते होंगे। 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 256 होता है। समझ में आया सबको? और ये जो वैल्यू है ये आपकी अंडर रूट में हो जाएगी। अब देखो इसको जोड़ लेते हैं फटाफट। 6, 4, 10 और 1, 11। ठीक है भाई, हासिल 1। 5 और 1 6, 6, 4, 10 और 4, 14 का 4, हासिल 1। 3 और 1 2 और 1 3, 4 और 4 8। तो यहाँ पे आपका 841 जो है वो आ रहा है। राइट, क्या आ रहा है आपका? 841 आ रहा है। और इसके ऊपर क्या है? आपका अंडर रूट है भाई। अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखो ए और बी तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो 1 है ना। और 1 कब आएगा? जब आपकी कोई संख्या 9 हो या फिर कोई संख्या 1 हो, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पे 81 बनता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो यूनिट डिजिट इनका 1 आएगा। तो आपकी दोनों संख्याएं 9 या 81 में से कोई एक, 9 या 1 में से कोई एक होनी चाहिए। अब देखो आपका आंसर 31 भी नहीं होगा। 31 को छोड़ो, आप 30 का स्क्वायर कर लिया करो, ठीक है। अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 बन रहा है भाई, यानी कि 30 का स्क्वायर ही 900 बन जाता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो आपका 30 आंसर भी नहीं होगा। यहाँ से आपको साफ पता लग गया 31 आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी 29 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा और सभी ने आंसर सही भी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने और इसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो देखिएगा, अध्यापक के वजन को शामिल करने से 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों का आरंभिक वजन 31 किलोग्राम हो तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और रकम भी बहुत बड़ी बड़ी है। बट मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, पहली स्टेटमेंट कि जो 22 छात्र हैं टोटल और उनका औसत वजन कितना है? 31 है। यदि मैं 22 को 31 से गुणा कर दूं तो इन 22 छात्रों का यहाँ पे टोटल वजन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि पहली लाइन की अध्यापक के वजन को शामिल करने से, यानी कि टोटल बंदे कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। 22 विद्यार्थी और 1 अध्यापक, तो उनके छात्रों का औसत वजन में जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले 31 था, अब कितना हो गया? 32 हो गया। तो अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो यहाँ पे अध्यापक के साथ साथ विद्यार्थियों का भी कुल वजन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं 23 विद्यार्थियों में से
23 जो विद्यार्थी हैं और प्लस अध्यापक है, ठीक है। इसमें से अगर हम सिर्फ विद्यार्थी यानी कि 22 वाले को माइनस कर देंगे तो जो हमारा 1 आएगा वो अध्यापक की उम्र आ जाएगी। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है क्या? यानी कि नीचे वालों में से अगर हम ऊपर वाला घटा देंगे जो आएगा तो हमारी अध्यापक की उम्र आ जाएगी, ठीक है। अब इसको पूरा गुणा करके भी सोल्व कर सकते हैं कि इसको पूरा गुणा करके यहाँ पे लिखो, पूरा गुणा करके यहाँ पे लिखो, फिर माइनस करो, आपका आंसर वही आएगा। बट आपका समय बचाने के लिए मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, एक ट्रिक जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट वाली ट्रिक, राइट। तो देखो 2 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो 2 आएगा, यानी कि मुझे पता है कि इसको मैं पूरी संख्या को जैसे मर्जी गुणा कर लूँ, मेरा अंत में यूनिट डिजिट जो है वो 2 ही आने वाला है। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। और इसको भी मैं जैसे मर्जी गुणा कर लूँ, इसका भी लास्ट का जो संख्या है वो हमारी 6 ही आएगी। इससे पहले कोई ना कोई संख्या होगी, इससे पहले भी कोई ना कोई संख्या होगी। तो हमको करना क्या था, हमको नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटानी है। तो आप क्या करो, इनके यूनिट डिजिट जो है ना 6 और 2, ठीक है, 6 माइनस 2, आप यूनिट डिजिट को ही माइनस कर लो। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 4 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में भी 4 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 54 ही ऐसी संख्या है जिसके अंत में 4 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये ट्रिक आपको तभी लगानी है जब इनके ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग दिए हों, नहीं तो आपको पूरा गुणा करके सोल्व करना होगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है क्या? ठीक है, गुणा करने से मैंने आपको बचाया है और आपको मैंने डायरेक्ट बताया है कि यूनिट डिजिट से भी आप कैसे क्वेश्चन को देखते ही यूनिट डिजिट से आप सोल्व कर सकते हो। आपको माइंड में पता लग जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, 6 में से 2 गए 4, और 4 ऑप्शन 1 में ही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न आपका होमवर्क के लिए है, इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसको सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल का माप क्या होगा। तो फटाफट से इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा जो नए स्टूडेंट हैं। और यदि आपने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में स्कोर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना है और आज का आपको सेशन कैसा लगा, आपको ये भी बताना है, ठीक है। कल हमारी क्लास रीजनिंग की होने वाली है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी लोग को इसी टाइम अटेंड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।